नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जो गोदी मीडिया के चैनल जो प्रधानमंत्री कार्यालय के पंडित जोशी जी के हरेन जोशी जी का नाम आमतौर पर चर्चा में आता है, उनकी मर्जी के बिना एक लाइन नहीं चलाते थे। वो अचानक नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एक एक घंटे के बुलेटिन चलाने लगे। नीतीश कुमार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की कहानी खोलने लगे। तब नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का माथा ठनका कि ये चैनल अचानक हमारी सरकार की पोल क्यों खोल रहे हैं। और इस बार नारा हमेशा नारा देता रहता, अब की बार नीतीश सरकार, बिहार में बिहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार नारा बदल गया कि अब की बार एनडीए सरकार। नीतीश को भी लग गया कि उनके पर कतरने की तैयारी है, तो फिर अब क्या नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले या घोषणा के बाद। कोई बहुत बड़ा उलटफेर मोदी जी की कुर्सी के लिए हो सकता है। अभय दुबे जी से मैंने विस्तार से पूछा और अभय जी दुबे जी ने बड़े दर्द भरे शब्द में बताया वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं कि डॉलर की स्थिति क्या है। रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया है जिस समय ये बात कर रहा हूं मैं। पहले प्रधानमंत्री जब मोदी जी हैं, जब मुख्यमंत्री थे सुषमा स्वराज जी थी, बाकी बीजेपी के तमाम नेता कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, ये देश का मान गिरता है, सम्मान गिरता है। तो अब क्या माना जाए कि किसका मान और सम्मान गिर रहा है और क्या कारण है जातियों के नाम पे भाजपा डर गई है। ये तमाम बातें मैंने अभय दुबे जी से पूछी है। बहुत शानदार शो है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। 1940 के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार में CWC की बैठक करने जा रही है। इतने सालों से कभी नहीं हुई। कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा ये है, वो जो ये कहता है कि हमें अब रीजनल पार्टियों का पीछा छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, बिहार में तेजस्वी का, बंगाल में ममता बनर्जी का, और अपने दम पे कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए। दूसरा धड़ा ये कहता है कि कभी कभी जल्दबाजी भी गलती का सबब बन जाती है। कहते पिछली बार जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था वो अपेक्षाकृत बेहतर नहीं था बिहार में, और लोगों ने माना कि अगर कुछ सीटें कम ले लेते तो शायद बिहार में सरकार बन जाती, तेजस्वी और कांग्रेस की मिलकर। इस बार बिहार के हालात राहुल गांधी ने पलट दिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वोट चोरी के मुद्दे ने पूरे देश में जो माहौल बनाया, राहुल गांधी को उसको श्रेय देना ही चाहिए। लेकिन बिहार में CWC की बैठक करना तो अच्छी बात है और माहौल बनेगा, पार्टी में जान आएगी। लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे की पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर एक के बाद एक, एनडीए के अंदर एक के बाद एक घोटाले खुल रहे हैं। मंत्री पे 200 करोड़ का घोटाला, किसी और मंत्री पे और बड़ा घोटाला। लाइन लग गई है। जो नीतीश कुमार कहते थे कि मैं तो सुशासन का प्रतीक हूँ, क्राइम करप्शन होने नहीं दूंगा, वहां भ्रष्टाचार की लाइन लग गई है। बिहार की राजनीति दोनों पक्षों की तरफ से खतरनाक मोड़ पर है क्या? इंडिया गठबंधन, एनडीए दोनों एक नाजुक दौर में है क्या? पूरे बिहार पे आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक शब्द है खतरनाक और दूसरा है नाजुक। तो अगर खतरनाक की कसौटी पे अगर आप कसें तो मैं नहीं समझता कि महागठबंधन किसी खतरनाक मोड़ के ऊपर है। मैं ये भी नहीं समझता कि महागठबंधन में सीटों के लिए जो जद्दोजहद आपसी होड़ हो रही है वो किसी नाजुक या खतरनाक स्थिति में है। लेकिन एनडीए के लिए ये दोनों शब्द वैसे हूबहू लागू होते हैं। एनडीए इस वक्त वास्तव में अपने बिहार बिहार एनडीए वास्तव में अपने वजूद के खतरनाक मोड़ पर है। और एनडीए के जो घटक दल हैं और जो तमाम कई बड़े पार्टी नेता हैं, उनके सबके आपसी संबंध, आपसी समीकरण सब नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और उसका कारण केवल सीटों के लिए जद्दोजहद नहीं है कि हम ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, हमें कम मिलेंगी, या हमें ये सीटें खींचातानी हो रही। वो खींचातानी नहीं है, वो खींचातानी महागठबंधन में है। और ये गठजोड़ राजनीति में हमेशा होता है। जो पार्टियां गठजोड़ बना के नहीं लड़ती, उन पार्टियों के भीतर भी होती है खींचातानी। उन पार्टियों के भीतर गुट होते हैं, उन पार्टियों के भीतर वरिष्ठ नेता होते हैं। कुल मिलाकर उनमें सब में प्रभाव, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की होड़ होती है। तो ये खींचातानी तो हर चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के सवाल पर चला करती है। जो स्वाभाविक किस्म की खींचातानी है, राजनीति इसी का नाम है। और वो चीज महागठबंधन में हमें दिखाई पड़ रही है। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। वो बड़ी आसानी के साथ इस चीज को कुछ ले देकर सुलझा लेंगे। भाई, कांग्रेस को तेजस्वी यादव ऐसा समझा जाता है कि 52 सीटें देना चाहते हैं। भाई, कांग्रेस कह रही है कि 52 बहुत कम है, हमने पिछली बार 77 पे चुनाव लड़ा था। ठीक है, हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, स्ट्राइक रेट हमारा 27-28% ही स्ट्राइक रेट रहा। तो लेकिन अब तब से अब तक परिस्थितियां कुछ बदली हैं। कांग्रेस के अपने दावे हैं, उन पर हम लोग अभी गौर करेंगे आपके कार्यक्रम में। लेकिन
वहां मामला सेटल हो जाएगा। भाई 52 पे कांग्रेस नहीं मान रही तो 55 ले लेगी, 55 पे नहीं मांगेगी तो 58 ले लेगी, 58 नहीं मांगेगी तो 60 ले लेगी, वो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए एनडीए में क्या हो रहा है। एनडीए में भाजपा का दांव यह है कि महाराष्ट्र बिना घोषित किए हुए जो महाराष्ट्र का फार्मूला है उसको लागू किया जाए। अच्छा, उसकी बड़ा भारी संकट है। पूरा एनडीए दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में चिराग पासवान और भाजपा हैं और दूसरे हिस्से में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार है। एक तो ये स्प्लिट है पूरी तरह एनडीए में। उसके बाद इस स्प्लिट में एक नई चीज पैदा हो गई है कल से लेके आज तक, जिसका पहले से अंदाजा नहीं था। और वो चीज ये है कि उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और छोटे मोटे भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े इल्जाम हैं। ऊपर से सीएजी की कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले बिहार सरकार में नीतीश कुमार के तहत विभिन्न विभागों के अंदर हुए हैं। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, उनका कोई जवाब वो कह देते हैं साहब राजीव रंजन और जो नीतीश कुमार के दूसरे प्रवक्ता है कि ये तो समायोजन की समस्या है, समायोजन नहीं कर पाई सरकार को, जल्दी कर लेना चाहिए था समायोजन, एडजस्टमेंट नहीं किया इसलिए ये फिगर आ रहा है, वरना ये नहीं आता। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है। सीएजी ने बताया है कि इतने रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, आप बताइए। कई विभागों में, शिक्षा विभाग में और कई विभागों में ये है एक तरह से। दूसरी तरफ नेताओं पे व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। अशोक चौधरी पर कई 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। उसके बाद में जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी की तो हालत यह है कि उनकी पूरी शिक्षा है, पूरी डिग्री और हलफनामा है, सभी झूठा बताया जा रहा है। उन्होंने जो हलफनामा दिया है, एक में कह रहे हैं कि वो केवल 7वीं पास हैं, एक जगह वो दिखा रहे हैं कि वो तो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है, डीलिट है वो। और कुछ उनसे पूछा जाए तो उन्हें खुद ही याद नहीं रहता है कि कौन सी डिग्री बताएं, कौन सी न डिग्री बताएं। उनकी ये हालत है। उसके बाद में मर्डर का मुकदमा दिलीप जायसवाल के ऊपर है। सब लोग जानते हैं इस बात को, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बहुत ही बुरी हालत है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी बुरी हालत है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बुरी हालत है। इस हालत से एनडीए कैसे निपटेगा और उसकी जो मौजूदा छवि है तेजी के साथ नीचे जा रही है, उस सबका क्या होगा। अब आप सोचिए, ये लोग इस तरह के नेता, सम्राट चौधरी का जो एक भाषण मैंने सुना जिसमें वो कह रहे हैं, जब मैं विपक्ष का नेता हुआ तो मैंने एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे बिहार में मेरा नाम हो गया। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि भाई मेरे पास तो गालियों की डिक्शनरी है, राहुल गांधी को तो मैं ध्वस्त कर दूंगा गाली दे दे के, मैं अभी 50 गाली दे सकता हूं राहुल गांधी को। सब लोग जानते हैं कि हमें तो गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास, कैसी कैसी गाली मुझे आती है, लोग सोच भी नहीं सकते। ये सब लोग पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार के भाषण देने वाले लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, संस्कारी पार्टी के लोग हैं, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती रही है, उस पार्टी के लोग हैं। अब तो पैसे के घोटाले, डिग्रियों का फर्जीवाड़ा, ये कैसी पार्टी है। तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे भी शक है और एक प्रादेशिक नेता की डिग्री के ऊपर भी शक है, सिलसिला बना हुआ है इस तरह का। तो ये तो इन लोगों की हालतें हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए के साथ आज की तारीख में अगर कहा जाए, कल वो परिस्थिति को संभालने में नहीं कह सकता, हालांकि मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, आज की तारीख में काफी गड़बड़ है। आपका इस्तेमाल किया हुआ खतरनाक शब्द भी उस पर लागू होता है और नाजुक शब्द भी लागू होता है। महागठबंधन में जो सीटों को लेकर जो होड़ है, वो एक स्वाभाविक राजनीतिक होड़ है जो हर जगह, हर पार्टी में, हर गठजोड़ में होती है। अच्छा, ये जो बिहार में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक करने जा रही है, हाँ, ये सवाल छूट गया मुझे, अब माफ कीजिए, सवाल कांग्रेस ने, मैं तारीफ करूंगा कांग्रेस के नेतृत्व की। वो गंभीरता पूर्वक कोशिश कर रहे हैं, नियोजित कोशिश कर रहे हैं, अभी से नहीं काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो महागठबंधन की राजनीति के अंदर एक वैल्यू एडिशन करें, कुछ में नई बात अपनी तरफ से जोड़ें। तो एक तो उन्होंने पूरे बिहार में विपक्ष का माहौल बनाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा, जो मुख्य तौर पर कांग्रेस का आयोजन था तेजस्वी यादव के सहयोग से, एक तो वो बहुत कामयाबी से किया। दूसरा काम ये किया कि उनकी पूरी कोशिश है कि जो ईबीसी है, बिहार में उसको ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, अति पिछड़ा हिस्सा है, उस अति पिछड़े के वोट नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से खींचे। तो उनको बिहार में
मंचों पे बैठाया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है, उनसे राहुल गांधी संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस जब वोट जितनी सी सीटें मिलेंगी तो अपने कोटे की कई सीटें वो ईबीसी के बीच में टिकट भी देगी कांग्रेस। तो इस लिहाज से कांग्रेस की पूरी कोशिश है, और कांग्रेस दोबारा बिहार में खड़ी हो और वो महागठबंधन के एक मजबूत घटक दल के रूप में सामने आए। इसलिए वहां पर देखिए आला कमान ने फैसला किया है कि हम वहां पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कराएंगे। तो इस तरह देखा जाए कांग्रेस गंभीर है, और आरजेडी के तमाम समर्थक पत्रकार जो है, या ऐसे पत्रकार जो निष्पक्ष भी हैं, वो भी कहते रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगी है। अब सवाल ये है कि उसको थोड़ा सा और गति देने की जरूरत है। अगर वो गतिशीलता कांग्रेस को प्राप्त हो गई तो कांग्रेस इन चुनावों में मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू एडिशन करने में समर्थ होगी, और इस बार उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। एक चीज और बड़ा सवाल ये आता है, ये बात तो ठीक है, हर पार्टी को अपना बड़ा करने का अधिकार है। जो कांग्रेस के अंदर बड़ा धड़ा कहता है कि भाई हमें बाकी राज्यों में मजबूत करना चाहिए, मैं उसकी बात से समर्थन हूँ। लेकिन राज्यों के जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, उनके लिए क्या ये खतरे की घंटी है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है ना, कुछ नासमझी की बात कर रहा है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए 80 के दशक से पहले ये सुझाव ठीक था। 80 का दशक वो दशक था जबकि देश में क्षेत्रीय दलों का मजबूत उभार हुआ, और बहुत ताकतवर क्षेत्रीय नेता, हमेशा से कुछ ना कुछ क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन 80 के दशक में ये क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नियामक के तौर पर उभर आई, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया। भाजपा की हालत 80 के दशक में खराब थी, 84 में उसकी लोकसभा में 2 सीटें रह गई थी। भाजपा ने एक रणनीति बनाई, उसने क्षेत्रीय दलों के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया और क्षेत्रीय दलों की सवारी करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, और अगले चुनाव में उसकी 80-90 कितनी सीटें आ गई। ये लालकृष्ण आडवाणी की बनाई हुई नीति थी, इसका भाजपा को बहुत लाभ हुआ। भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की कि वो क्षेत्रीय दलों को तंग करती है और उनको राष्ट्र विरोधी शक्ति के रूप में चित्रित कर रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इस तरह करके बहुत सारी क्षेत्रीय दलों की तरफदारी की भाजपा ने, उस तरफदारी का भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। अपनी उस बुरी हालत से बाहर निकलने में भाजपा ने क्षेत्रीय शक्तियों का इस्तेमाल किया। आज क्षेत्रीय शक्तियां एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसी देश में कोई ताकत है जो कि ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी नहीं थी वहां क्षेत्रीय शक्ति नहीं, अब ममता बनर्जी से जुड़ गई, ममता बनर्जी को वहां पर हरा सके कोई? कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि डीएमके को कोई उत्तर भारत की कोई पार्टी जाके वहां पर चुनाव हरा दे, है कि नहीं? तो कुछ क्षेत्रीय दलों को अभी गिरावट भी आई है, ऐसे बीज जनता दल में गिरावट आई है, भारत राष्ट्र समिति है जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी वहां पर गिरावट आई है। लेकिन ये मत मानिए कि गिरावट आई है तो ये गिरते ही चले जाएंगे, ये फिर से उठ जाएंगे। आंध्र प्रदेश में देखिए दोनों क्षेत्रीय दल ही आपस में संघर्ष करते हैं। तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस दोनों क्षेत्रीय दल है, वहां तीसरा दल कांग्रेस की हालत भी बहुत कांग्रेस बहुत पीछे है, भाजपा सबसे ज्यादा पीछे है। तो क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय शक्तियां बहुत ही वो हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भाजपा के बाद में सबसे बड़ी जो ताकतें हैं, बिहार में तो क्षेत्रीय शक्ति आरजेडी ही सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा भी उससे बहुत पीछे है, जनता दल यूनाइटेड भी उससे बहुत पीछे है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट भी उसको मिले थे, सबसे ज्यादा सीटें भी उसको प्राप्त हुई थी। पूरे बिहार में उसका संगठन है जबरदस्त। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत और बहुत बड़ा संगठन है। आप इन पार्टियों को ये कह के कि भाई हम अकेले अपना झंडा उठाएंगे, हमें आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रणनीतिक नादानी होगी अगर कांग्रेस ऐसा करती है। और राहुल गांधी इन सुझावों को बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी भूमिका यह है कि वो इस तरह का माहौल बनाएं जिससे भाजपा के वोट, भाजपा से पिछड़े वोट जो कुछ भाजपा को मिलते हैं और बाहर निकाले जा सकें, जिससे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने और बहुत अच्छा परिणाम निकालने में मदद मिले। उसी के साथ साथ में कांग्रेस के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे। ये मोटी रणनीति पे वो चल रहे हैं। लेकिन एक बात है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ नेता ये कहते हैं कि कब तक हम समाजवादी पार्टी के पीछे रहेंगे, हमें अपनी ताकत बनना चाहिए। खास तौर से कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि वे मुसलमान वोट हमारी तरफ ज्यादा है, जबकि समाजवादी पार्टी को यकीन है कि मुसलमान वोट 100% समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में भी तालमेल रहेगा या अलग अलग रहेंगे? अभी जी
संजय जी, ये बिल्कुल नादानी वाली बातें हैं। जो नेता ये कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस का बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं, तो उनको किसने रोका है? किसने रोका है कि वो अपने इलाके में एक बहुत कोई जबरदस्त अपनी पार्टी का संगठन खड़ा कर दें? ये दिखाएं कि भाई इस बिरादरी के इतने वोट हमारे साथ हैं, इस बिरादरी के हमारे पास इतने वोट हैं, हमारे साथ हैं। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैं ये मानता हूं। मुसलमान उस पार्टी के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आप एक साधारण मुसलमान कार्यकर्ता, मुसलमान मतदाता से पूछिए उत्तर प्रदेश में, तो यही कहेगी कि भाई समाजवादी पार्टी हरा सकती है भाजपा को। बिहार में पूछिए, वो कहेगी आरजेडी हरा सकती है भाजपा को। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस मदद का काम कर सकती है, वो यही कहेंगे उसमें। कोई ये कहेगा कि नहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा को हरा सकती है? कौन कहेगा ये? मेरा तो ख्याल है इतने मुसलमान मतदाता, आप 1000 मुसलमान मतदाता छांटिए और उनसे पूछिए, एक भी नहीं कहेगा ये। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब राजनीतिक यथार्थ से मुंह चिराने की बातें हैं। लेकिन कुछ उसमें महत्व, मैं इसको पूरी तरह खारिज भी नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का क्षत्रियवाद है, उसकी वजह से भाजपा का जो ऊंची जातियों का जनाधार है, उसके अंदर कुछ दरारें पड़ी हैं। और एक बड़ी दरार उसमें ब्राह्मण मतदाताओं का, ब्राह्मण नेताओं का क्षोभ है। मतलब एक बड़ी दरार ये है। अच्छा, अब वो लोग कोई दूसरी पार्टी, भाजपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी पसंद ढूंढने के बारे में सोचते हैं। वो दूसरी पार्टी एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी ही हो सकती थी, जो अब लिस्ट में से उन्होंने काट दी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। लेकिन अब केवल कांग्रेस ही है जिसको वो सोच सकते हैं कि भाई ये हमारी पुरानी पार्टी है, इसमें हम जा सकते हैं। अब उसमें उनके नेताओं की तरफ से शर्त रखी जाती है कि वो सामाजिक न्याय का सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया है वो छोड़ दिया जाए, और ब्राह्मणों की पार्टी के तौर पर कांग्रेस अपने आप को विकसित करे। आप बताइए, क्या ये करना कांग्रेस के लिए मुफीद होगा? मैं तो समझता हूं कांग्रेस अगर ऐसा करेगी तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी। ये तो ब्राह्मण मतदाता जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनको ये देखना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से उत्तर प्रदेश में उसकी सत्ता में वापस आई है, उनको योगी आदित्यनाथ दिए। अब योगी आदित्यनाथ को भाजपा के ब्राह्मण मतदाता लेके क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं उनकी गोदी में, उनके कंधों में चढ़ के मुख्यमंत्री पद का उपभोग कर रहे हैं और क्षत्रियवाद चला रहे हैं वहां पर। अब ये तो गैर पूरी ब्राह्मण मतदाताओं के और उनके नेताओं के पाले में है कि वो सोचें कि वो इसी पार्टी को वोट देंगे या देते रहेंगे या नहीं देते रहेंगे। आजम खान जेल से निकल पाए उससे कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके लिए उनकी अपनी राजनीति छोड़ दे, अपनी रणनीति बदल दे। ये नामुमकिन है। आजम खान जेल से निकल नहीं पाए उससे पहले गोदी मीडिया के चैनलों ने शुरू करा दिया कि वो बसपा के संपर्क में हैं। एक चैनल तो यहाँ तक कह दिया कि मायावती के किस पदाधिकारी ने आजम खान से बात करा दी। मतलब वो अभी आजम खान कह रहे हैं मेरे कोई 5 सालों में संपर्क नहीं है नेता से, लेकिन लोग उन्हें बसपा में भेज दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि आजम खान के बाहर निकलने के बाद क्या हवाबाजी है? देखिए, ये सब हवाबाजी है। आजम खान कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव सब कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत अनमनापन वगैरह, मनमुटाव ही नहीं अनमनापन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की जो एक समग्र रणनीति है, उस रणनीति के ही हिस्से बनेंगे, उसी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका यही राजनीतिक भविष्य होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं कि वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये तो सब हवाबाजियां होती ही रहती हैं मीडिया में। ये मीडिया जनित चीजें हैं और मीडिया में ही समाप्त हो जाती हैं। इनका राजनीतिक जमीन से कोई ज्यादा संबंध होता नहीं है। अच्छा, एक चीज और में बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुछ गोदी मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो बिना पीएमओ के, लोग आरोप लगाते हैं, बिना पीएमओ के जोशी जी के एक लाइन नहीं चला सकते। अचानक उन चैनलों पे नीतीश कुमार के खिलाफ खबर चलने लगती है कि नीतीश कुमार के मंत्री इतने भ्रष्ट, और बाकायदा 1-1 घंटे के बुलेटिन चल रहे हैं। मैंने बड़े से बड़े कांड के बाद भी इन गोदी मीडिया चैनलों पे बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं देखी, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ 1-1 घंटे के जो बुलेटिन चल रहे हैं नीतीश कुमार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आला कमान से, बीजेपी के आला कमान से ये इशारा है, वरना ये चैनल तो कभी नहीं चलाते। तो ये खेल क्या है कि नीतीश की बदनामी है संजय जी, जो उन्होंने इस बार चुनाव के लिए स्लोगन गढ़ा है, उसमें नीतीश कुमार का नाम ही नहीं है। हाँ, अब की बार एनडीए सरकार है।
तो जबकि पहले लगातार हर बार हर नीतीश कुमार के व्यक्ति शख्सियत को और सुशासन बाबू के रूप में उनकी जो भूमिका रही है या जो उनकी छवि रही है उसको केंद्र में रख के चुनाव लड़े जाते थे। इस बार ये हो ही नहीं रहा है। तो इस बार तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से वहां महाराष्ट्र का मॉडल ही लागू करना चाहती है। अब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये अलग बात है। पहली बात, महाराष्ट्र का मॉडल तो वहां भी लागू नहीं हो पाएगा कि सीटों के बंटवारे में कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलें बाकी सबको कम मिलें, इसकी संभावना ना के बराबर लग रही है। फिर मुख्यमंत्री बनाने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लग रहा। ऐसा करने के चक्कर में वो एनडीए की जो एकता है उसको भाजपा संकट में धकेल देगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सिक्स सेंस है, जो उनकी छठी इंद्री है, वो बहुत अलर्ट, बहुत चौकन्नी रहती है। वो एकदम समझ जाएंगे कहाँ क्या है और एन मौके पे वो कुछ इस तरह का कदम उठाएंगे, इससे भाजपा वाले चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और वो अतीत में कम से कम 2 बार तो भाजपा को चारों खाने चित्त कर ही चुके। अच्छा, ये आपने बताया कि ये नीतीश को भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो गोदी मीडिया के चैनल हैं अचानक उनके खिलाफ अभियान क्यों चला रहे हैं, या बीजेपी सब समझ में आ रहा होगा। नीतीश कुमार से ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा होशियार, गहरी नजर रखने वाला, चुपचाप रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम लाभार्थी योजनाएं देखिए सब जारी की हैं, सब बिल्कुल उनके तीर सब सही निशाने पर लग रहे हैं। एक मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी सरकार की रक्षा कर सकता है, एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर सकता है, इसकी पूरी योजना उनके पास है। वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे कितने कामयाब नहीं होंगे ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार के पास कोई योजना नहीं है ये एक बचकानी बात होगी। वो जो कुछ कर रहे हैं योजना के मुताबिक कर रहे हैं, और उनकी वो योजना कि जब भाजपा अगर उनके साथ दगा करेगी तब वो क्या करेंगे, ये योजना भी बना चुके होंगे। 100% मैं आपसे कह रहा हूं। तो ठीक है, अगर ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो दगा करेगी तो अचानक अपनी जेब से वो योजना निकालेंगे और उस योजना को लागू करेंगे। क्या वो ये योजना ये भी हो सकती है कि वो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें, सरकार को एकदम झटका दे दें, ये संभावना भी हो सकती है। यही तो भाजपा बहुत डर रही है ना, इसीलिए भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती। इससे नीतीश कुमार बहुत वो हो जाएगा ना। भाजपा के अंदर भी इस वक्त क्या है कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारी ताकतें फ्री फ्लोटिंग हो गई हैं, मतलब बहुत सारे फ्री एजेंट्स भाजपा के अंदर हैं, जो सब लोग अमित शाह और मोदी के कंट्रोल में नहीं है। तो एक लॉबी है ही बहुत बड़ी बिहार भाजपा की और केंद्र में, जो मानती है कि नीतीश कुमार को हटना चाहिए और भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और भाजपा अगर अकेले भी चुनाव लड़े तब भी जीते आएगी। इस प्रकार की कोई लॉबी, हालांकि 2015 में बहुत मुंह के खा चुकी है ये लॉबी है, लेकिन ये लॉबी है उसमें। तो कोई जरूरी नहीं है कि खुद नरेंद्र मोदी चाहते हो कि इस तरह की खबरें चलें, लेकिन खबरें चलाई आ रही हैं। और तो मुझे लगता है बिहार में जिस तरह जातीय गोलबंदी हुई है, पूरे देश में पिछड़ों की गोलबंदी हुई है, उससे उत्तर प्रदेश में भी बड़ा असर पड़ा है। हाई कोर्ट का बहुत बड़ा पुराना ऑर्डर है, लेकिन झाड़ पोंछ के निकाला गया कि भाई अब जातियों के नाम पर कोई सम्मेलन नहीं होंगे, थानों में अपराधियों की जाति नहीं लिखी जाएगी। जिस प्रदेश में जाति का बोलबाला हो, जहां करणी सेना, छतरी सेना, रामजीलाल सुमन जैसे दलित सांसद को खुली चुनौती कब का ऑर्डर है संजय जी, कब का ऑर्डर है? मेरे को तो आज एक अधिवक्ता ने बताया कि ये 1-2 साल पुराना ऑर्डर है, लेकिन ये आदेश जारी हुआ अभी 4 दिन पहले कि अब कोई जाति, अपराधियों की जाति नहीं लिखी जाएगी, और ये 3 दिन पहले ऑर्डर जारी हुआ है। तो इतना क्यों डर गई है अब योगी सरकार या बीजेपी सरकार? भाई ये उस मुख्यमंत्री की सरकार है जो खुल के कहता रहा है कि भाई मुझे छत्री जाति में पैदा होने में गर्व है। भगवान राम भी इसी जाति में पैदा हुए। हाँ, कहते हैं पूरी सरकारी वो छत्री जातियों के नाम पर छत्रीवाद पे चला रहे हैं। अब वो सरकार कह रही है कि भाई छत्रियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। देखिए आप वो इनको छोड़ दिए, ये तो जिन नेताओं के मैं जिक्र करने जा रहा हूँ बड़े गंभीर नेता थे, डॉक्टर लोहिया, राजनारायण वगैरह वगैरह। उन लोगों ने जाति तोड़ो नाम का एक नारा दिया था और एक पूरा कार्यक्रम दिया था 60 और 70 के दशक में। समाजवादी कार्यकर्ताओं के शिविर लगा करते थे और उनमें भाषण दिए जाते थे कि आप अपने नाम के साथ जात सूचक नाम हटा दें। बहुत से लोगों ने उससे उत्साहित होकर नाम के साथ जात सूचक, तो उससे जातिगत चेतना खत्म हो गई। या जाति राजनीतिक गोलबंदी का हथियार नहीं रह गई। नहीं, अगर ये जाति के इस्तेमाल को क्रिमिनलाइज करेंगे, यानी उसे प्रतिबंधित करेंगे कानूनी रूप से, तो जाति अंडरग्राउंड हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए एक बिरादरी को अपनी जाति के नाम पे एक रैली करनी है, लेकिन वो योगी जी ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो वो क्या करेगी? वो एक ऐसा नाम रखेगी, अपने एक ऐसा संगठन बनाएगी, उसका ऐसा नाम रखा जाएगा जिसमें कहीं भी उस जाति का नाम नहीं आएगा, लेकिन सारी गोलबंदी वहीं उसी जाति की होगी। अखिलेश यादव तो कह भी रहे हैं कि डर रहे हैं,
अखिलेश यादव तो कह भी गए हैं, डर रहे हैं ये, और वो अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि ये पिछड़ों के खिलाफ है और आने वाले टाइम में ये हरिजन एक्ट भी खत्म कर देंगे इसी बहाने। कर सकते हैं, लेकिन ये अभी अभी जो उन्होंने कदम उठाया है इसका परिणाम आगे चल के निकल सकता है, लेकिन ये कदम परवानी नहीं चढ़ेगा, उससे पहले ही कोलैप्स हो जाएगा। कुछ भाजपा ही इस सबको तोड़ती हुई नजर आएगी। तो ठीक है, एक आखिरी सवाल, बड़ा दर्दनाक ये कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है। आज फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया रुपये ने। मतलब मुझे अभी तक याद आ रहा है प्रधानमंत्री रहे अब मोदी जी का उस समय का भाषण, सुषमा स्वराज जी का भाषण, कि जब रुपया गिरता है तो देश का मान गिरता है, प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। और आज रुपया 88.49 ₹88.49 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया रुपया। अब किसी का मान सम्मान खत्म नहीं हो रहा दुबे जी। अभी मैं कनॉट प्लेस में अपना पासपोर्ट दिखा के एक दुकान से कुछ विदेशी मुद्रा लेने के लिए गया। मुझे डॉलरों की जरूरत थी, क्योंकि मुझे यात्रा करनी है, मुझे डॉलरों की जरूरत थी। तो मैंने वहां से पूछ लिया संयोग से कि भाई आजकल पाउंड की स्थिति क्या है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि वो तो 100 रुपए या कुछ से कुछ थोड़ा ज्यादा होगा। तो जानते उसने क्या कहा? उसने वैसा बोला नहीं कि 120-24 के पास है पाउंड। आप सोचिए, ये हालत है। और अभी 2 साल पहले पाउंड 100 रुपए के आसपास था, इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब चूंकि हम लोग डॉलर से ही सारी तुलनाएं करते हैं, डॉलर केंद्रीय करेंसी है, लेकिन दुनिया की दूसरी प्रमुख करेंसियों के मुकाबले भी रुपए की दुर्गत हो रही है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो यही हालत होती है। इस वक्त मोदी जी के जमाने में रुपए का फ्री फॉल हो रहा है, और ये फ्री फॉल ये बात का सबूत है कि मोदी जी से कुछ भी नहीं संभल रहा है, कुछ नहीं संभल रहा है ना वो रुपया संभाल पा रहे हैं। उनके रुपए का भी फ्री फॉल है और उनकी अपनी छवि का भी फ्री फॉल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की, धन्यवाद। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत हर बार की तरह आपको पसंद आई होगी तो ये लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।